नमस्कार। आरएएस सभी विद्यार्थियों का अपना एक सपना, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यह जॉब अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी राज्य के क्रियाकलापों को पूर्ण रूपता देने के लिए। उसकी तैयारी कैसे की जाए, क्या कोर्स होता है, क्या सिलेबस आता है, ये सब आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे आरएस के सिलेबस में जो एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन कहा जाता है, लॉ, विधि। सभी विषय अपने क्षेत्र में, अपने स्थान में एक महत्वपूर्ण जगह रखते हैं। उसी तरह से विधि भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अभी इस समय आप देख रहे हैं लॉ का क्या सिलेबस है। लॉ का जो सिलेबस यहां डिस्कस किया जा रहा है, वैसे तो लॉ एक बहुत ही वास्ट है, लेकिन एक प्रश्न ये भी आता है कि हमें ना तो एडवोकेट बनना है, ना हमें जज बनना है, तो फिर लॉ जैसे विषय को, जिसे एक गंभीर विषय माना जा गया है, उसे क्यों रखा गया है? आरएस के अंदर लॉ का क्या काम, जबकि लॉ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना गया है। हाँ, ये बात सही है कि मेंस में इसे जगह दी गई है, इसकी जो मार्क्स हैं वो भी कम हैं, क्वेश्चंस भी कम आते हैं। 15 वर्ड्स में आ गए, एक 50 वर्ड्स के आ गए हैं, 5 और 2 7 क्वेश्चन लगभग इसमें से आते हैं। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं आपके आरएस के अंदर लॉ सब्जेक्ट को। इसका सिलेबस आप देख सकते हैं। विधि की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ लॉ। ये जो कंसेप्ट ऑफ लॉ है ना, इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं, जैसे ऑनरशिप एंड पोजेशन, स्वामित्व एवं कब्जा। अब देखने में तो ये बहुत ही साधारण लगते हैं। स्वामित्व कि सर हमें तो स्वामित्व का मतलब मालूम है। स्वामित्व का मतलब किसी भी वस्तु में आपका स्वामी होना, केवल इतना ही काफी होगा? नहीं। कब्जा हो सकता है आपका उस वस्तु पर कब्जा हो, लेकिन आप स्वामी ना हो। यह भी हो सकता है आपका उस वस्तु के आप स्वामी हैं, लेकिन आपका उस पर कोई कब्जा नहीं है। इन्हीं अवधारणाओं को लेकर के यहां सिलेबस में रखा गया है कि स्वामित्व क्या होता है, कब्जा क्या होता है, क्योंकि आरएएस बन जाने के बाद आपके सामने ऐसे कई मसले आएंगे जिसमें इस बात का निर्धारण करना होगा आपको कि क्या एक अमुक व्यक्ति इस संपत्ति का स्वामित्व रखता है, क्या वह कब्जा रखता है। क्योंकि यहां मैं आपको बताऊंगा कि एक वस्तु पर, एक मार्ग पर, एक जमीन पर, एक प्लॉट पर अगर आपका कुछ वर्षों तक, वो कितने वर्ष होंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा, इतने वर्षों तक लगातार बिना किसी विघ्न के, विदाउट एनी इंटरप्शन फ्रॉम एनी पर्सन, अगर आप उस पर कब्जा बनाए हुए हैं तो वो आपका अधिकार बन जाता है। आप उसके स्वामी भी बन सकते हैं। उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये सब हम लोग इस ऑनरशिप एंड पोजेशन में समझेंगे। बात आती है पर्सनैलिटी की, जहां व्यक्तित्व की बात आती है। ये जो व्यक्तित्व आप देख रहे हैं ना, इस व्यक्तित्व शब्द में ये नहीं है कि उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। यहां हम स्टडी करेंगे कि व्यक्ति किसे कहते हैं। ये मेन पॉइंट है, व्यक्ति किसे कहते हैं। व्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। क्या एक कॉरपोरेशन को, क्या एक निगमित निकाय को हम व्यक्ति की परिभाषा के अंदर ला सकते हैं? क्या भगवान की, ईश्वर की मूर्ति को क्या हम व्यक्ति के रूप में कह सकते हैं? क्या एक मस्जिद को व्यक्ति कहा जा सकता है? व्यक्ति की परिभाषा में उसे सम्मिलित किया जा सकता है?
इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इस व्यक्तित्व वाले टॉपिक में। आगे कहानी आती है लायबिलिटी, दायित्व। दायित्व, लायबिलिटी क्या है? यहां पे आपको देखा जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति कोई हानि करता है किसी अन्य व्यक्ति को, तो उसके ऊपर क्या दायित्व है? दायित्व और कर्तव्य लगभग कुछ लोग इसे एक समझते हैं, लेकिन ये है नहीं। ड्यूटी अलग चीज है, लायबिलिटी आ गई। यानी अगर आपने विधि का उल्लंघन किया, विधि का उल्लंघन करने पर आप लायबल होंगे, ये आपकी लायबिलिटी होगी, वो होता है लायबिलिटी। अधिकार, अधिकार मतलब हुआ आपका राइट्स और एंड ड्यूटीज। वो इस पर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अधिकतर पूछा गया है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेट ईच अदर। अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। समझाइए। ये प्रश्न आपका 15 वर्ड्स में नहीं आएगा, ये 50 शब्दों में प्रश्न पूछा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल है। जैसे मान लीजिए आप एक टीवी खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचे, आपने उससे पूछा ये टीवी कितने का दिया? दुकानदार ने कहा कि ये टीवी 50,000 का है। अब आप लेना चाहते हैं? आपने कहा हां, मैं इस टीवी को खरीदना चाहता हूं। अब यहां पर अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे होंगे? आपका अधिकार है दुकानदार से टीवी को प्राप्त करना, यह आपका अधिकार है, और दुकानदार का कर्तव्य है कि वह टीवी को आपको दे दे। अर्थात आपका अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य कहलाता है। इसी तरह से उस टीवी की कीमत को वसूल करना दुकानदार के लिए एक अधिकार है, और उस टीवी की कीमत को देना वो आपका कर्तव्य है। अर्थात अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये विधि की अवधारणा वाला टॉपिक आपका यहां पे कंप्लीट होता है। अब अधिकार और कर्तव्य की जहां बात हुई है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अधिकार और कर्तव्य बस इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है। यहां हम लोग पढ़ेंगे, अधिकार के प्रकार भी पढ़ेंगे। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, इस विधि की अवधारणा में यदि हम इसको और ज्यादा समझने की कोशिश करें तो एक विषय है। आप लोगों में से अगर किसी ने एलएलबी भी कर रखा हो तो वो अच्छे से समझ सकते हैं कि एलएलबी में एक सब्जेक्ट रहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसका हिंदी में बोलते हैं विधि शास्त्र। वो जिन्होंने एलएलबी कर रखा है वह समझ चुके होंगे, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। विधि शास्त्र का मतलब है विधि का ज्ञान। तो लॉ ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ इज कॉल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस प्लस प्रूडेंस, विधि का ज्ञान। और जिसे विधि का ज्ञान होता है उसे कहते हैं विधि शास्त्री, ज्यूरिस्ट। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? क्या मेंस के एग्जाम में इस तरह का कोई प्रश्न आता है कि विधि शास्त्र से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 3-4 विधि शास्त्रियों के नाम बताइए। नहीं, इस तरह का कोई प्रश्न नहीं आता। तब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब इस तरह का कोई प्रश्न ही नहीं आता तो फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है? अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तो ये आपका जो टॉपिक है ना, कंसेप्ट ऑफ लॉ, ये आपको क्लियर नहीं होगा। फिर आपकी क्या हालत हो जाएगी? केवल रटने की बात हो जाएगी कि हाँ जैसे तैसे करके रट लो। नहीं, रटना नहीं, रटना नहीं है हमको। हमें समझना है कि आखिर ये है क्या चीज
क्योंकि आपके पास इसके नाम आएंगे। जब आप सोचोगे सर हमें तो बता दीजिए बस आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ठीक है, फिर नोट कर लो। विधि किसे कहते हैं, विधि के प्रकार, विधि की परिभाषाएं सामन ने क्या दी, विधि की परिभाषा ऑस्टिन ने क्या कहा, विधि की परिभाषा में जर्मी बेंथम ने क्या कहा, हार्ट ने क्या कहा, पोलक ने क्या कहा, सेवनी ने क्या कहा। अब आप कहोगे ना ये सब कौन है, फिर मैं कहूंगा ये सब विधि शास्त्री हैं, तब आप कहोगे ये विधि शास्त्री क्या होता है। घूम फिर करके बात वहीं आई। इसलिए हमें फाउंडेशन को अच्छा मजबूत बनाना है, तभी उसके ऊपर बिल्डिंग जबरदस्त तैयार होगी। उसी फाउंडेशन को तैयार कर रहे हैं हम लोग। ज्यादा डेप्थ में मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप जुडिशियल ऑफिसर तो बन नहीं रहे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन रहे हैं। तो जितनी आपको मेंस के एग्जाम के लिए जरूरी है और जितने आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और तीसरा, जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे और आपको अपने प्रशासनिक कार्य के साथ कुछ न्याय कार्य करने के लिए भी दिया जा सकता है, तो वो ऐसे कौन से काम होंगे। तो मेरा मेन फोकस आपको 3 जगह है। सबसे पहला है मेंस, उसके बाद आप सबका सिलेक्शन हो ही जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में किस तरह के प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो पैनल होता है उसमें से एक लॉ एक्सपर्ट भी बैठेंगे, और पक्की बात है वो लॉ के एक्सपर्ट हैं, इसलिए वो आपसे विधि से संबंधित ही प्रश्न पूछते रहेंगे। आप ये अगर कह दें कि मैं लॉ ग्रेजुएट नहीं हूं इसलिए मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो आपको याद होगा एक्सक्यूज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। इसका मतलब हुआ विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। अर्थात कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे विधि का ज्ञान नहीं है, मुझे विधि के बारे में नहीं मालूम, मैंने विधि का कोई स्नातक कोर्स नहीं किया है। आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर कोई सिलेबस नहीं होता। लॉ का एक्सपर्ट बैठेगा तो वो आपसे लॉ की चीजें पूछेगा। हाँ, इतना जरूर है, आपका जितना जो सिलेबस है उससे बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजीज तो आपको पता ही होना चाहिए। वही हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, विधि की अवधारणा के बाद जो पॉइंट आया है वो है कंटेम्परेरी लीगल इश्यूज, वर्तमान विधिक मुद्दे। वर्तमान विधिक मुद्दे ये भी, अब आपको जब लॉ की नॉलेज हो गई, हाँ लॉ क्या होता है, उसके बाद इसने कहा कि वर्तमान विधिक मुद्दे क्या है। सूचना का अधिकार, और सूचना का अधिकार इतना इंपॉर्टेंट है, पिछले कई वर्षों से लगातार एक प्रश्न इसमें से निकल के आ रहा है, सूचना का अधिकार। छोटा प्रश्न ये भी बनकर के आता है, सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं। हालांकि इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा कि यदि आपको इस बारे में जानकारी चाहिए तो कहां पर आप इसकी एप्लीकेशन लगाएंगे। हाँ, एक बड़े क्वेश्चन के अंदर इसकी प्रक्रिया पूछी जा सकती है, छोटे क्वेश्चन में तो यही निकल के आता है कि सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विधि, इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, आईटी लॉ बात कर रहा है ये, पर ये नहीं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई है, वैसे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, आईटी एक्ट। यहां पर इसने इसको लिया है एक साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से आपसे इंटरव्यू में कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये फाइनल है, पक्का है, नोट डाउन कर लीजिएगा। साइबर लॉ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में कई आपके इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत हो रहे हैं। तभी तो बोला इसने वर्तमान विधिक मुद्दे, कितनी ठगी के मामले आ रहे हैं। अभी पिछले कई दिनों में न जाने कितने, अभी कुछ न्यूज में देखा मैंने कि कुछ मिलियंस डॉलर का ठगी हो गया। कहां बैठा है, कहां से कहां पैसे इधर से उधर गायब हो गए, आपकी फोटो किसके साथ लगा दी, कैसे आपका पीछा किया जा रहा है। इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछेंगे साइबर अपराध से आप क्या समझते हैं। 15 शब्दों के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है कई बार।
सहित बौद्धिक लॉज इन साइबर क्राइम्स कंसेप्ट्स। अच्छा, अब बात आती है कि सर वही बात, मेरा आपसे प्रश्न है कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर मुझे बनना नहीं है, आरएस की तैयारी करनी है। तो अब यहां समस्या आती है, क्या हमें पूरा का पूरा एक्ट पढ़ना जरूरी है? क्योंकि पूरा एक्ट तो बहुत मोटा है, बहुत ही बड़ा है। तब यहां इसने बताया, सिलेबस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नहीं 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 नहीं, आप इतने परेशान मत होइए, आपको अवधारणा समझनी है, बेसिक कंसेप्ट बताना है। बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या होता है वो नोट डाउन करिएगा। सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि सरकार को ये अधिनियम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सबसे पहला है। और यही आपका प्रश्न मेंस में भी बन करके आता है कि साइबर लॉ से संबंधित विधि को क्यों लागू किया गया, इसे क्यों लाया गया, उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब ये उद्देश्य क्या है, प्रत्याशाएं, अब आगे इसकी क्या प्रत्याशाएं की जा सकती हैं, प्रोस्पेक्टस क्या है, इस पर आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये आपको लगता है। हाँ, इसमें मेंस में भी एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि सरकार के द्वारा निर्मित यह विधि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप इसे कहां तक सफल देखते हैं, यह प्रश्न आया। इस प्रश्न का उत्तर वही विद्यार्थी कर सकते हैं जिन्हें इस एक्ट की, इस अधिनियम की आधार चीजें पता है, बेसिक पता है आपको, और साथ में जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है हमारे राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर, इस संसार में, इस विश्व में, वह उससे कैसे प्रभावित होती है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। आगे आता है बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, ये शॉर्ट में है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट्स। इसमें आपके कई ऐसे कंसेप्ट्स आएंगे, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, तो ये सब चीजें हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। लॉ इन इंक्लूडिंग साइबर क्राइम्स कंसेप्ट्स, और ये अपना सारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इस पर तो ये मान के चलिए हर साल एक प्रश्न आता है। ये तो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि आपके सिलेबस में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे हाँ सर लिखा हुआ है। मैन लिखा हुआ क्यों नहीं है? चिल्ड्रन और वुमेन, चिल्ड्रन और वुमेन के अगेंस्ट ही क्यों है, मैन के अगेंस्ट क्यों नहीं है? ये भी आ सकता है, पूछ सकते हैं आपसे। मेंस में नहीं आएगा, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं। दरअसल सिलेक्शन केवल उसी विद्यार्थी का होगा ये क्या है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर तो हर कोई पढ़ाई करता है, हर कोई कंसेप्ट को समझता है, लेकिन सिलेक्शंस किसके होते हैं? सिलेक्शंस होते हैं जो इस आउट ऑफ बॉक्स में जाता है, ये उनके सिलेक्शन होते हैं। जो आउट ऑफ बॉक्स सोचता है उसके सिलेक्शन होते हैं। अब यहां आउट ऑफ बॉक्स की बात क्यों आई? क्योंकि अब जैसे ये वाली बात है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो मैन क्यों नहीं है? ये आउट ऑफ बॉक्स जाकर के। अब एक स्टूडेंट ने क्या बोला, सर नहीं है तो नहीं है, सिलेबस में ये लिखा हुआ है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके पीछे रीजन ये है कि समाज ने बच्चों को और महिलाओं को
किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर माना है। महिला सशक्तिकरण की बात केवल मात्र हम लोग कहते हैं और सरकार एक दिन निश्चित करके उसको सेलिब्रेट करती है, लेकिन क्या वास्तव में ये बात है? महिला सशक्तिकरण कितनी कारगर सिद्ध हुई है, यहां हम लोग देखेंगे। और ये इनडायरेक्ट वे में बता रहा है कि पुरुष जो है वो महिलाओं के ऊपर डोमिनेट पोजीशन पर है, वो डोमिनेट नेचर का है। तो आखिर हमारे लॉ में वुमेन और चिल्ड्रंस को लेकर के कोई विशेष प्रावधान बनाए गए हैं? इसके लिए आपने संविधान में पढ़ा होगा। तो इस चीज को आज हम यहां डिस्कस करेंगे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस में, अपने लेक्चर्स के अंदर, कि संविधान के अंदर क्या ऐसी कोई व्यवस्था की गई है जिसमें कोई राज्य महिलाओं एवं बालकों से संबंधित विशेष विधि का निर्माण कर सके। बिल्कुल कर रखी है। आर्टिकल 15 का 3 देखेंगे, अनुच्छेद 15 का 3 संविधान में। चलिए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक में। अब क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, इससे रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं? अच्छा, आपके सिलेबस में जो दे रखे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मात्र यही है, और भी है। फिलहाल बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा से कौन सा अधिनियम है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये हम डिस्कस करेंगे। अब घरेलू हिंसा के अंदर मुख्य मुख्य बातें आती हैं। नंबर 1, कौन सी महिला जिसके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है उसको क्या कहते हैं? इसकी रिपोर्ट कौन करा सकता है? इसकी रिपोर्ट कहां की जा सकती है? इसकी कार्रवाई कैसे की जाती है? इन चीजों को, और न्यायालय के द्वारा व्यथित इस महिला को कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं, कौन कौन से रेमेडीज उपलब्ध हैं, ये वाली बात आएगी। फिर इस घरेलू हिंसा के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकता है वो ये है कि यह अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है तो महिला का मतलब क्या है? इसके लिए आपको भारतीय दंड संहिता के अंदर देखना होगा। स्त्री का मतलब कोई उम्र से नहीं है, उसकी कोई उम्र नहीं है। अगर एक दिन की बच्ची का जन्म हुआ है तो वो भी स्त्री की परिभाषा में आती है। तो स्त्री की सुरक्षा यहां पे बात की जा रही है घरेलू हिंसा से। तो स्त्री में तो एक सास भी आती है। ये ही सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड पॉइंट था यहां इस अधिनियम को लेके आने के बाद, कि हम यहां पर सास के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते। अगर सास ससुर पति ने बहू को तंग कर रखा है और वो बहू इनके ऊपर मुकदमा करती है तो कहने लगे तो इसमें प्रोटेक्शन कहां हुआ? इसमें तो लिखा हुआ है रेस्पोडेंट, और रेस्पोडेंट के अंदर लिखा हुआ है अडल्ट मेल, और मेल भी कौन सा? अडल्ट। इसका मतलब ये हुआ उस विवाहित स्त्री के यहां पे अगर कोई 15 साल का उसका देवर होगा तो वो उसके ऊपर अत्याचार कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने परिभाषा के अंदर यही लिखा है। इन कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। लेकिन जब भी घरेलू हिंसा की अधिनियम की बात आती है तो हमारा ध्यान केवल इसी बात पे जाता है कि एक विवाहित स्त्री के ऊपर अत्याचार उसके ससुराल वाले या उसके जानकार, उसके रिलेटिव कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इसमें केवल मात्र यही नहीं आता। घरेलू हिंसा के अंदर एक बेटी अपने माता पिता, अपने भाई के ऊपर भी मुकदमा कर सकती है यदि उसके अधिकारों का हनन हो रहा हो तो। क्योंकि यहां यह नहीं कहा है विवाहिता, यहां पे वर्ड यूज हुआ है महिला, और वो महिला बहन बेटी भी हो सकती है तो बहू भी हो सकती है। आइए इनके अधिकारों की भी चर्चा करेंगे हम लोग जब घरेलू हिंसा से अधिनियम हम लोग देखेंगे। सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर। और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस केस से निकल के आया है ये, वो हमारे राजस्थान का ही केस है, विशाखा नाम से।
उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस अधिनियम की उत्पत्ति जो हुई है, इस अधिनियम को जो बनाने का श्रेय गया या ये अधिनियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो ऐसा कौन सा था बनाम राजस्थान स्टेट, इसको हम लोग देखेंगे। और कार्यस्थल पर जो महिलाएं कार्य करती हैं उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके साथ जो उत्पीड़न किया जाता है उनके साथ वालों के द्वारा या उनके सीनियर्स के द्वारा, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यह अधिनियम आया कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इसके अंदर और आता है बालकों का संरक्षण, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, जिसे बोलते हैं पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये पॉक्सो एक्ट है। कितनी चीजें हम लोग देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ पोर्नोग्राफी बनाई जाती है, अश्लील हरकतें की जाती हैं, अश्लील चित्र खींचे जाते हैं, बच्चों के साथ किया जाता है या बच्चों को किसी और के साथ करवाया जाता है। ये चीज, इन चीजों को हम लोग देखेंगे पॉक्सो एक्ट के अंदर कि ऐसे बच्चों के साथ जो लैंगिक अपराध किए जा रहे हैं उसका प्रोटेक्शन कैसे करता है ये अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही कुछ दिनों में पहले एक न्यूज आई थी जिसमें मां अपने बच्चे से चित्रकारी करवा रही थी अपने शरीर पर। यह भी एक इंपॉर्टेंट है, आप इसे सर्च करिएगा, क्या इसे पॉक्सो एक्ट के अंदर माना गया या नहीं माना गया, इसे आप सर्च करिएगा। हो सकता है इंटरव्यू में कभी ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, ये कंफर्म इंटरव्यू का एक क्वेश्चन इसमें से पूछते ही पूछते हैं, मेंस में भी आता है। इसमें चाइल्ड लेबर से आप क्या समझते हैं? अब बात ये आती है, क्या बालक से, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी खुद की दुकान है या हमारा एक गैराज है, तो हम अपने बच्चों को भी काम करवा लेते हैं, क्या ये चाइल्ड लेबर में आएगा? ये भी एक समस्या हो गई। चाइल्ड लेबर क्या होता है, किसे कहते हैं? आज आपकी सपोज आपके यहाँ पे परचूनी की दुकान है, तो आपने कहा कि चलो शाम को बेटा इसी काम में लग गया, या सुबह से लेके एक बेटे को भी आपने साथ में रख लिया, क्या ये चाइल्ड लेबर कहलाएगा? तो ये कब कहलाएगा और कब नहीं कहलाएगा, ये चीज आपको उस समय बताएंगे। चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो भी मामले हैं, लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, ये भी हम लोग देखेंगे। आगे आता है बहुत ही प्यारा एक्ट है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, जिसको सीनियर सिटीजन एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह चीज इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और हमें ताज्जुब होता है इस बात का कि हमारे संस्कार, हमारा धर्म क्या इतना खत्म हो चुका है कि आज व्यक्ति को उस रास्ते पर चलाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। बिना कानून बनाए आप लोगों के समझ में नहीं आता है क्या? माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण, अब यहां एक शब्द है भरण पोषण, कल्याण। अब इस कंसेप्ट को आपको कैसे याद कराना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। भरण पोषण की जब बात आती है, यानी कि आपका आ गया मेंटेनेंस। भरण पोषण का मतलब है मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस शब्द आया है तो मैं आपको बताऊंगा कि मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविजंस कहां कहां है। सीआरपीसी में, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसका सेक्शन है 125, धारा 125 जो मेंटेनेंस की बात करती है। हाँ, वहां पे पत्नी भी अधिकृत है मेंटेनेंस के लिए। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, एक और एक्ट बना हुआ है, वहां पे भी जब, अब सवाल यह आता है कि जब सीआरपीसी में 125 है, जहां माता पिता की अगर वो अपने आप में अनेबल है मेंटेन करने के लिए, तो आपकी ड्यूटी बनती है, आपको भैया मेंटेनेंस करना है, मेंटेनेंस देना पड़ेगा आपको।
तो इस अधिनियम को बनाने की क्या जरूरत थी? जब भरण पोषण के लिए प्रोविजन दे रखे, तो सेपरेट एक्ट नहीं है, सेपरेट एक्ट चाहिए उनको। माता पिता वरिष्ठ नागरिक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जब इसको देखेंगे तब बताएंगे। और आगे आता है जो आपके जिस जगह आप जाने वाले हैं उसकी जान है, ये क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट लैंड लॉज इन राजस्थान। देखिए, अभी तक जितने भी हमने सिलेबस में डिस्कस किया उसमें कहीं भी ये नहीं देखा राजस्थान। इसमें ही क्यों देखा, इसी में ही क्यों आया ये? राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमि विधियां। अब ये प्रश्न है मेरा आपसे कि राजस्थान में क्यों लिखा हुआ है? ऐसे भी तो लिख सकते थे, महत्वपूर्ण भूमि विधियां लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे इसका नाम भू राजस्व अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम, लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखा, इन्होंने इसके आगे राजस्थान लिख दिया। अर्थात ये भूमि विधियां उनकी बारे में बात की जा रही है जो राजस्थान राज्य के अंदर लागू होती है। अब राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र भी आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, हरियाणा आ गया। नहीं, सबके लिए अलग अलग है। मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट अलग है, महाराष्ट्र का अपना अलग है, हरियाणा का अपना अलग है, इसी तरह से राजस्थान का अपना अलग है। तो जब अपने अपने राज्य में लागू होने वाले जो अधिनियम होते हैं उनको कहते हैं लोकल एक्ट्स, उन्हें कहते हैं लोकल एक्ट्स, लोकल एक्ट्स कहते हैं उनको। अब ये क्या है? राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, राजस्थान टेनेंसी एक्ट, क्या है ये लोकल एक्ट्स हैं। लोकल एक्ट मतलब जो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर चलते हैं, जैसे कि राजस्थान में चल रहा है। और सर इनसे ऊपर कभी बात नहीं आई? नहीं, जैसे पॉक्सो, डीवी, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्किंग प्लेस, इनके बारे में तो नहीं बोला। तो वो कौन से एक्ट है? वो एक्ट कहलाते हैं एक सेंट्रल एक्ट, ये स्टेट लॉज कहला सकते हैं। इनको हम ये भी बोल सकते हैं स्टेट लॉ, जो एक स्टेट के अंदर निर्मित हो रहा है, स्टेट के। सेंट्रल लॉ जो पूरे देश में लागू होगा। अब पॉक्सो जो है, राजस्थान का अलग पॉक्सो, हरियाणा का अलग पॉक्सो, एमपी का अलग पॉक्सो, नहीं, ऐसा नहीं है। पॉक्सो सब जगह एक जैसा ही है। तो ये इसमें आपका, हाँ, अब ये चीज सबसे पहले एक चीज तो क्लियर हो गई कि हाँ ये एक लोकल एक्ट है, जिसे स्टेट लॉ भी बोल सकते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं? क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज इसलिए है क्योंकि रेवेन्यू मैटर्स को डील आप लोग करेंगे। यहां अब ये विषय किन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आसान है और किन विद्यार्थियों को थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो जो ग्रामीण परिवेश से बालक हैं वो इसे बहुत अच्छे से समझते हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे, जब आपको ये बताया जाएगा, तो आपको लगेगा अरे ये लॉ का सब्जेक्ट है, ये तो हमें आता है। कितनी बीघा जमीन है, खसरा संख्या क्या है, नजूल लैंड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही है। पिछले 2-3 वर्षों से लगातार ये प्रश्न आ रहा है। तो चारागाह भूमि क्या होती है, ये सब जानते हैं आप लोग। लेकिन जो विद्यार्थी शहरी परिवेश में पले हैं उन्हें इसकी जानकारी कम होगी, उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है। लेकिन ये चीज ही तो मेन आप लोग करने जा रहे हैं जब आप अपने इस सपने को प्राप्त कर लेंगे। तो ये था, यहां पे हम लोग अपनी बात करते हैं कि ये आपका सिलेबस ऑफ लॉ कंप्लीट होता है।
जो कि आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज होगी, कैसे समझ पाएंगे, हमने तो कभी लॉ करी नहीं, एलएलबी किया ही नहीं, क्या हम समझ पाएंगे? हम तो साइंस साइड के हैं, हम तो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, और स्पेशली सबसे ज्यादा परेशान तो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। मैं आप तीनों से कह रहा हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये इतना रोचक, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जब मैं आपको बताऊंगा ये चीज तो आपको बहुत मजा आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप हेडक लेकर के पढ़ें, आप आनंद लेके पढ़िए। ये सब्जेक्ट आपका, ये जो 20-22 मार्क्स का कम से कम ये आता है आपके पास एग्जाम में, वो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। कुछ विद्यार्थी हो सकता है दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हो, कई विद्यार्थी इसे पहली बार वो आरएस के मेंस एग्जाम में बैठेंगे, उनके सामने ये जरूर समस्या आती है कि हम कैसे लिखें कि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। कई बार विद्यार्थी करके भी आ जाता है और देखता है अरे मेरे तो मार्क्स ही बहुत कम मिले। तो देखिए, किसी भी परीक्षा को जीतने के लिए आपको कितना याद है, उसके साथ साथ आपका लिखने का तरीका कैसा है, ये भी महत्वपूर्ण है। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर। आंसर बनाना तो सबको आता है, हलवा बनाना सबको आता है, इसने भी बनाया हलवा, इसने भी बनाया, गर्मा गर्म हलवे 2 कटोरियां आ गई, लेकिन एक में चम्मच है, एक चम्मच नहीं है, तो जिसमें चम्मच आई है उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे, जिसकी प्लेट चौड़ी है उसे नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो प्रेजेंट कैसे करते हैं हम चीज को, आपको बहुत अच्छा आंसर आते हुए भी आप उसका प्रेजेंटेशन को आपको नहीं मालूम कैसे करते हैं, तो आपको नंबर कहां से मिलेंगे? ये शिकायतें अक्सर रहती हैं। तो इन्हीं सब को भी हम अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि व्हाट टू राइट इन एग्जामिनेशन कॉपी एंड हाउ टू प्रेजेंट आवर आंसर शीट। ये चीजें महत्वपूर्ण है किसी भी प्रकार की परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए। चलिए, ये था सिलेबस ऑफ लॉ, और अब हम आपको बताते हैं कि मेरी रूपरेखा किस तरह से रहेगी, कैसे हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। लॉ से आप क्या समझते हैं, विधि क्या होती है, इसको समझेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे विधि के प्रकार देखेंगे, और विधि क्या होती है, विधि के प्रकार क्या होते हैं, फिर मैं आपको उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा, कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम लोग अपने सिलेबस को पकड़ के स्टार्ट करेंगे, और सिलेबस में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा। पहले बताऊंगा लॉ किसे कहते हैं, उसके प्रकार क्या है, और उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजीज, देन वी स्टार्ट आवर टॉपिक क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन।